पौधे द्वारा पादप पोषक तत्वों का अवशोषण। पौधे द्वारा पादप पोषक तत्व किस तरह से अवशोषित होते हैं? पादप पोषक तत्वों की बात करें तो पादप पोषक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनकी उपस्थिति से पौधा अपनी नॉर्मल वृद्धि और विकास करता है और हमें अच्छा उत्पादन देता है। अगर हम इनके नाम की बात करें तो बहुत सारे पादप पोषक तत्व होते हैं। कुछ को हम स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनको हम उनकी पौधों में जिस तरह से जिस क्वांटिटी में उपस्थित होते हैं उसके आधार पर इनको हम कैटेगराइज कर रखा है। जैसे अगर हम स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल क्या है कि वो संरचना में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। इसी तरह से अगर प्राइमरी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया। ये सारे क्या हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनको ट्रेस एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही अल्प मात्रा में पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें कि पौधा किस तरह से पादप पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, तो ये सबसे पहले दो माध्यम से, ठीक है, कौन कौन से? एक तो बाय एयर, ठीक है, हवा के माध्यम से कुछ पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। ठीक है, हवा के माध्यम से कैसे करता है? अगर हम पत्ती की स्ट्रक्चर देखें तो पत्ती की स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा, जिनको हम क्या बोलते हैं? रंध्र। ये रंध्र के माध्यम से जितनी भी गैसियस फॉर्म में हमारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे CO2 या फिर जल वाष्प H2O, जल वाष्प के रूप में ये गैसों के साथ ये स्टोमेटा में एक्सचेंज होती रहती है, आदान प्रदान इनका गैसों का होता रहता है। लेकिन ये हवा के द्वारा बहुत ही कम मात्रा में पादप पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। बाकी मोस्टली जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, जिंक, निकेल, मॉलिब्डेनम, आयरन, मैग्नीज, ठीक है, जितने भी ये पोषक तत्व होगा, इन सभी मोस्टली पोषक तत्वों को पौधा रूट सिस्टम के द्वारा, जड़ के द्वारा अवशोषण करता है। ठीक है, ये कैसे? तो आयनिक फॉर्म में, नाइट्रोजन नाइट्रेट या अमोनियम में, फास्फोरस फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट्स के रूप में, पोटेशियम पोटेशियम आयन के रूप में, सल्फर सल्फेट के रूप में, ठीक है, मैग्नीशियम आयन के रूप में, कैल्शियम आयन के रूप में। इस तरह से बोरॉन हो गया, बोरेक्स के रूप में या बोरिक एसिड के रूप में। ये सारे पोषक तत्वों का अवशोषण कैसे? किसी ना किसी हमारी आयनिक फॉर्म में ये एब्जॉर्प्शन इनका होता है। ठीक है, सबसे पहले किसके द्वारा? बाय एयर के द्वारा और बाय रूट सिस्टम के द्वारा। ठीक है, ये दो विधि हैं जिनके द्वारा पौधा पादप पोषक तत्वों का या प्लांट न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण करता है। इसकी अगर हम बात करें, इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। इसको हम चार स्टेप में इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या है, अगर हम रूट की स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, प्लांट बाय ईयर के द्वारा क्या? स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा सिंपल एक रंध्र जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको गार्ड सेल्स द्वारा गार्ड किया जाता है और उसमें एक छिद्र बना रहता है जिससे हवा के आदान प्रदान, मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है उससे। अगर हम रूट की बात करें और रूट की स्ट्रक्चर की बात करें तो रूट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। बाहर एपिब्लेमा होती है, जो आउटर सेल होती है, ये क्या होगी? एपिब्लेमा। ठीक है, इसके नीचे कॉर्टेक्स सेल्स होंगी ये। ठीक है, ये एंडोडर्मिस हो जाएगी। ठीक है, एंडोडर्मिस। और ये वैस्कुलर बंडल सेल्स। ठीक है, फ्लोएम और जाइलम और फ्लोएम, ये वैस्कुलर बंडल में। ठीक है, तो ये इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है रूट की। ठीक है, एपिब्लेमा सबसे बाहर, कॉर्टेक्स
इसके बाद एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के अंदर कौन सी सेल्स होंगी? वैस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, पौधे के बीच भाग में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के द्वारा जितने भी जल में घुलनशील पदार्थ होते हैं उसका ट्रांसफर होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। और फ्लोएम के द्वारा जितना भी फूड मटेरियल जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, फूड मटेरियल कहाँ बनता है? लीव्स में। तो लीव्स में क्या है? जितना भी फूड मटेरियल बनेगा इसका जो स्थानांतरण होगा, जो ट्रांसलोकेशन होगा, वो किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा। और जड़ द्वारा जितना भी ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन होता है वो जाइलम के द्वारा होगा। जाइलम बीच में सेल्स होती हैं इस तरह की, ठीक है, जिसमें 3-4 जैसे ट्रैकिड, सीप सेल्स, ये सारी इसकी कैटेगराइज होती हैं। इसमें बहुत तरह की सेल्स होती हैं, ठीक है। इन सेल्स के माध्यम से कोई भी पोषक तत्व जल के विलयन के साथ इसमें जहां भी उस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वहां इसकी ट्रांसलोकेट हो जाता है, चाहे पत्ती में हो, चाहे फल में हो, या फूल में हो, जहां भी, या तने में हो, जहां भी इसकी आवश्यकता होगी वहां इस फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा किसी भी न्यूट्रिएंट का अवशोषण या वहां पे स्थानांतरित हो जाएगा। तो ये जनरल स्ट्रक्चर कैसी हो गई रूट की? एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम और फ्लोएम, मतलब वैस्कुलर बंडल। ठीक है, वैस्कुलर बंडल में क्या? जाइलम सेल्स में क्या होता है? जितने भी जल में घुलनशील पोषक तत्व होते हैं वो सब जल के साथ जाइलम के द्वारा जहां भी आवश्यकता होगी वहां ट्रांसलोकेट हो जाते हैं। और फ्लोएम का काम होता है जो भी फूड मटेरियल्स मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भी हमारा भोज्य पदार्थ या ग्लूकोज या स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है वो जहां भी, जिस भी सेल में, जिस भी इसके पार्ट में, या जिस भी टिश्यू में, चाहे स्टेम में, लीफ में, फ्रूट में, जहां भी आवश्यकता होगी एनर्जी की वहां ये ट्रांसलोकेट हो जाएगा। इसके बाद दो मेथड, बाय ईयर, बाय रूट। अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें तो इसको हम 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से 4 स्टेप। सबसे पहला क्या है कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं सॉलिड फॉर्म में, जितने भी मतलब प्लांट न्यूट्रिएंट्स, या तो हम फर्टिलाइजर्स के रूप में देंगे, उर्वरकों के रूप में, या फिर किसी भी ऑर्गेनिक मैन्योर्स के रूप में। तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर हमारा कोई भी फर्टिलाइजर क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होगा। तो सॉलिड फॉर्म से क्या है कि सोलेबल फॉर्म हो, ठीक है। कोई भी हमने पोषक तत्व जैसे यूरिया या एनपीके जमीन में डाली, पौधे के पास डाली, तो पौधे में क्या, यहाँ क्या होगा? जल होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, कौन कौन से आयन होंगे? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, या फिर H2O। ठीक है, इन आयनों के साथ कोई भी उर्वरक या फर्टिलाइजर क्या करता है? सोलेबलाइज या सोल्यूशन के फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, कौन सा? कोई भी, जैसे हमने यूरिया डाली तो वो अमाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर अमोनियम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, NH4 पॉजिटिव। अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम वाले जितने भी, जैसे KCl हो गया, ठीक है, तो ये कैल्शियम आयन के रूप में, क्लोराइड आयंस के रूप में। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम आयन के रूप में, सल्फर सल्फेट आयन के रूप में। ये किसके साथ रिएक्शन करता है? हमारा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। और वो क्या है कि एक सोलेबलाइजेशन या एक तरह का सोल्यूशन या एक तरह का विलयन, मृदा विलयन बना लेता है। तो ये स्टेप होता है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि मूवमेंट ऑफ आयंस टू द सॉइल सोल्यूशन। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द सॉइल सोल्यूशन। मतलब जो भी हमने उर्वरक डाला या फर्टिलाइजर या मैन्योर, ठीक है, फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर सॉलिड फॉर्म में था, ये जल, मृदा जल के साथ सोलेबलाइजेशन इसका हो जाएगा, और कोई भी सोलेबल मतलब जल के साथ विलयन बना लेगा वो, और वो विलयन इन आयनों के रूप में, धन आयन या ऋण आयन के रूप में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर क्या है, इनकी सांद्रता बढ़ जाती है। तो जो भी विलयन बनने की जो प्रोसेस है वो स्टेप फर्स्ट है, मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द सॉइल सोल्यूशन। मतलब कि उर्वरकों का या खाद का या मैन्योर्स का उनकी विलयन प्रावस्था में उसको चेंज, परिवर्तन, ये स्टेप फर्स्ट में आता है। अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें
तो सेकेंड स्टेप में क्या है कि सपोज करिए कि सल्फेट या अमोनियम, पोटेशियम या क्लोराइड कोई आयन है, ठीक है। तो ये आयन क्या है, इसकी रूट की सरफेस तक, रूट की सरफेस क्या होगी, आउटर सबसे बाहर ये वाली होगी, ठीक है, एपिब्लेमा। तो यहाँ तक किसी भी पोषक तत्व का स्थानांतरण, जैसे ये वाला हो गया, इसका इस रूट तक या फिर इसका इस रूट तक, यहाँ इसकी सरफेस तक, सरफेस क्या होगी, ये वाली बाहर वाली सबसे एपिब्लेमा। तो यहाँ तक जो स्थानांतरण होगा किसी भी न्यूट्रिएंट्स का, तो वो स्टेप सेकंड कहलाता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं, बहुत सारे प्रेरक बल काम करते हैं, जैसे मास फ्लो हो गया, या फिर रूट इंटरसेप्शन हो गया, या फिर डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। इन तीन प्रोसेस के द्वारा कोई भी न्यूट्रिएंट इसकी रूट सरफेस तक पहुंचता है, यहाँ तक, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेप है, कौन सा, मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द एब्जॉर्प्शन साइट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ आयंस टू द रूट एब्जॉर्प्शन साइट्स, या फिर जो भी हमारे सेल में, कोशिका में जो छिद्र होते हैं या प्लाज्मोडेस्माटा जिनको बोलते हैं, वहां तक या इसकी सरफेस तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम सेकेंड स्टेप में पढ़ते हैं। और सेकेंड स्टेप में कौन कौन से फोर्स काम करते हैं, जैसे पहला क्या, मास फ्लो, दूसरा क्या है, डिफ्यूजन, ठीक है, मास फ्लो, डिफ्यूजन, और क्या होता है, एक रूट इंटरसेप्शन, ठीक है, रूट इंटरसेप्शन, ये सेकेंड स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, मास फ्लो का मतलब जब ये इन मॉलिक्यूल्स की या न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा अधिक सांद्रता होती है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, इनमें एक तरह का पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है, जिसकी वजह से मास फ्लो, एक साथ ये मॉलिक्यूल्स इस जड़ की तरफ, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जैसे ग्रेडियंट बनेगा, जैसे प्रवणता बनेगी, सांद्रता प्रवणता, वैसे ही ये मॉलिक्यूल इसकी रूट के सरफेस की ओर अपने आप ट्रांसलोकेट होने लगेंगे, अपने आप स्थानांतरित होने लगेंगे, जिससे ये रूट की सरफेस तक यहाँ तक पहुंच जाएंगे। दूसरा फोर्स क्या होता है, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन क्या है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मॉलिक्यूल्स का अपने आप फ्लो होता है, ठीक है। तो अधिक सांद्रता से, जहां जैसे अमोनियम आयन की अधिक सांद्रता हुई, तो वो क्या है कि हमारी जड़ की जो सेल होगी, यहाँ जो सेल्स हैं, इन कोशिकाओं में इसकी सांद्रता कम है, तो इनकी सांद्रता की ओर भी ये इस डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसलोकेट होते हैं। और थर्ड है रूट इंटरसेप्शन, ठीक है, जड़ जिसका बोलते हैं जड़ अवरोधन, ठीक है। जड़ अवरोधन क्या है कि जितना अधिक यहाँ पे पोषक तत्व होंगे, उतने ही अधिक क्या, रूट का डेवलपमेंट होगा, रूट इन पोषक तत्वों की तरफ अपने आप मूवमेंट करेगी, अपना विकास करेगी, ठीक है। जिससे क्या है कि पोषक तत्व इसकी सरफेस से ऑटोमेटिकली अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगे, जिससे इसका फर्दर एब्जॉर्प्शन हो सकेगा। तो ये तीन प्रोसेस के द्वारा क्या है कि आयनों का रूट की सरफेस तक यहाँ स्थानांतरित होती हैं, बाहर, सबसे बाहर साइट जहाँ भी होगी, इसके एब्जॉर्प्शन की कौन कौन सी प्रोसेस के द्वारा, मास फ्लो के द्वारा जिसका बोलते हैं संहत प्रवाह, और दूसरा डिफ्यूजन, विसरण के द्वारा, और रूट इंटरसेप्शन या फिर जड़ अवरोधन के द्वारा। इनके तीन प्रोसेस के द्वारा कोई भी पोषक तत्व इसकी रूट की सरफेस तक पहुंचता है। इसके बाद थर्ड जो स्टेप है, वो थर्ड स्टेप ये है कि यहां से जाइलम सेल्स तक मॉलिक्यूल्स का स्थानांतरण, ठीक है, जो रूट की सरफेस, ठीक है, ये जो सरफेस है इसका, इसके अंदर प्रवेश, ठीक है, एंट्री ऑफ आयंस। थर्ड स्टेप क्या होगा, एंट्री ऑफ आयंस इनटू द सेल, ठीक है। कोशिका के अंदर न्यूट्रिएंट्स का या पोषक तत्वों के आयनों का एंट्री, प्रवेश, ठीक है, ये हो स्टेप थर्ड। तो इसमें भी दो प्रोसेस फॉलो होती हैं। पहला
एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक्टिव, ठीक है, थर्ड में कौन कौन से, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और सेकंड क्या है, पैसिव। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, ठीक है, एक्टिव का मतलब ये है कि इस कोशिका में जो बाहर कोशिका है इसके अंदर जब ये कोई आयन प्रवेश करेगा तो यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, एटीपी, और किस में कन्वर्ट होगा, एडीपी में। तो कोई भी अगर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा कोई भी पोषक तत्व कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और वहाँ एटीपी या कोई अन्य ऊर्जा का मॉलिक्यूल जैसे एनएडी या एफएडी, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद वो जो भी आयन है, जो भी हमारा न्यूट्रिएंट है, वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, जब ये अंदर प्रवेश कर जाएगा इसके बाद ये यहाँ तक अपने आप जाइलम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस जाइलम कोशिका तक पहुंच जाएगा। तो ये हो गया एक्टिव। एक्टिव में क्या है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये नॉर्मली इरिवर्सेबल होता है। ठीक है, ये अनउत्क्रमणीय होता है, दोबारा ये मॉलिक्यूल वापस नहीं जा सकते हैं। जबकि जो पैसिव होता है, ठीक है, जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगा तो मॉलिक्यूल सामान्यतः क्या, पैसिव में क्या होता है कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता है। नॉर्मल जैसे डिफ्यूजन हो गया, जब इसकी सरफेस पे सपोज करिए कि बहुत सारे हमारे आयन्स आ गए हैं, सपोज करो पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन की सांद्रता यहाँ पे अधिक है बाहर यहाँ पे। ठीक है, और क्या है कि अंदर इस कोशिका में पोटेशियम आयन कम है, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि जो कोशिका में छिद्र होंगे, जो प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, उसके माध्यम से ये ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन के द्वारा अंदर आ जाएगा। इसमें बहुत सारे जो हमारे प्रेरक बल होते हैं, ठीक है, इंड्यूस्ड फोर्सेस होंगे, वो उन फोर्सेस के माध्यम से इसमें प्रवेश कर जाएगा। तो ये स्टेप हो गया कौन सा, स्टेप थर्ड। और स्टेप फोर्थ क्या है, जब इस जाइलम सेल्स तक, और उससे भी पहले क्या है कि ये जब आयन यहाँ पे आएगा तो इससे एक तो होता है इन कोशिकाओं के माध्यम से ये जाइलम सेल्स तक पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ आया फिर ये जाइलम कोशिकाओं तक पहुंच गया, ये बीच में जाइलम हो गया, और फिर ये फोर्थ स्टेप में इस जाइलम से जहां भी उस पोषक तत्व की आवश्यकता होगी वो पोषक तत्व वहां पे पहुंच जाएगा, चाहे जड़ में आवश्यकता हो या फिर तने में आवश्यकता हो, पत्ती में आवश्यकता हो, फल या फूल, जहां भी इसकी आवश्यकता होगी वहां ये इस जाइलम के माध्यम से ट्रांसलोकेट हो जाएगा। ठीक है, ये जाइलम सेल्स होंगी बीच में, और ये जाइलम सेल्स हर जगह पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप कौन सा हो गया, फोर्थ स्टेप है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ आयंस या न्यूट्रिएंट्स इनटू द प्लांट पार्ट्स। ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ आयंस टू द प्लांट पार्ट्स। ठीक है, पौधे के जहां भी भाग हैं, जिस भाग में इस पोषक तत्व की आवश्यकता है, उस पोषक तत्व की इस जाइलम के माध्यम से वहां पे रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, चाहे लीफ में उसकी रिक्वायरमेंट हो, या तने में आवश्यकता हो, या फिर फल में आवश्यकता हो, या फूल में आवश्यकता हो। वहां इस फोर्थ स्टेप में क्या है कि इस जाइलम के माध्यम से वो आयन वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये सिंपल क्या है कि इसकी मैकेनिज्म हो गई कि किस किस तरह से पोषक तत्वों को कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं के माध्यम से पोषक तत्व पौधा अवशोषित करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट्स। ठीक है, तो कौन कौन से चार स्टेप हो गए मेन। पहला क्या है कि मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द सॉइल सॉल्यूशन, मतलब कोई भी फर्टिलाइजर या मैन्योर हमने खेत में डाला, पौधे के आसपास डाला, तो वहां जो हमारी मृदा में जल होगा, मृदा जल होगा H और OH, H2O। ठीक है, वो क्या है इसके साथ विलयन बनाएगा, और जो विलयन बनाने की प्रक्रिया है इसको हम स्टेप फर्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर है तो वो सल्फेट आयंस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर कोई नाइट्रोजन वाला तो अमोनियम या नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से पोटेशियम आयन के रूप में, क्लोरीन आयन के रूप में, ठीक, क्लोराइड आयन के रूप में। तो ये सारी जब आयंस के रूप में हो जाएगा तो ये विलयन बन जाएगा, और ये विलयन क्या है, फर्स्ट स्टेप है। और सेकेंड स्टेप क्या है
कि जब ये दूर से इसकी रूट की सरफेस तक, ठीक है, इसकी बाहर बाहर की से सरफेस क्या है, एपिब्लेमा कहलाती है, यहाँ तक रूट की सरफेस तक पहुंचने की जो प्रोसेस है उसको हम स्टेप सेकंड में पढ़ते हैं। और स्टेप सेकंड में तीन मेनली जो तीन प्रोसेस है उसके माध्यम से ये यहाँ से दूरी से जड़ के पास पहुंचता है। पहला क्या है, मास फ्लो के द्वारा, अगला डिफ्यूजन के द्वारा और रूट इंटरसेप्शन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, एंट्री ऑफ आयंस इनटू द सेल, ठीक है। जब यहाँ इसकी रूट की सरफेस तक आयन पहुंच जाएगा, ठीक है, रूट की सरफेस तक आयन पहुंच जाएगा, तो इसमें क्या, दो माध्यम के द्वारा इसकी प्रोसेस अंदर कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन इस ऊर्जा से कोशिका के अंदर सीधे प्रवेश कर जाता है और ये इरिवर्सिबल होती है। और दूसरा क्या है, पैसिव। पैसिव में क्या है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और नॉर्मली क्या है, जो सेल का कोशिका द्रव्य होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है और बाहर जो सॉइल है वो या सॉइल सोल्यूशन है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो उसके माध्यम से वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है या फिर बहुत सारे इंड्यूस्ड फोर्सेस होते हैं, उनके माध्यम से ये कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप थर्ड। और स्टेप फोर्थ क्या है, जब ये जाइलम तक यहाँ तक पहुंच जाएगा, कोई भी पोषक तत्व जाइलम तक पहुंच जाएगा, तो ये जाइलम से फोर्थ स्टेप में जहां भी इस पोषक तत्व की आवश्यकता होगी वहां ये पोषक तत्व पहुंच जाएगा जाइलम के माध्यम से। तो ये क्या मैकेनिज्म के इसके 4 स्टेप हो गए। अगर हम बात करें इसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं इस मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। क्या क्या, जैसे सबसे पहले क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यदि इन न्यूट्रिएंट्स की सांद्रता अधिक है तो पौधे की जड़ अधिक मात्रा में इनको अवशोषित करेगी। दूसरा क्या है, ट्रांसपायरेशन रेट, बाष्पोत्सर्जन दर। जिस तरह से बाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, ठीक है, मतलब बाष्पोत्सर्जन क्या है कि पानी बाष्प के रूप में पत्तियों के स्टोमेटा से बाहर जाएगा। तो जितनी अधिक मात्रा में पानी बाहर जाएगा उतनी ही अधिक मात्रा में जड़ क्या है, अवशोषित करेगी। और जड़ में क्या घुलनशील है, ये पोषक तत्व, तो उतने ही अधिक पोषक तत्वों की यहाँ एंट्री हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि एटमॉस्फेयर कैसा है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, नमी है या नहीं है। जितनी अधिक नमी होगी तो उतने ही कम पोषक तत्वों का अवशोषण होगा। अगर नमी होगी तो क्या है कि ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाएगा, ठीक है। या फिर हवा का फ्लो ज़्यादा है तो क्या है, गैस या वेपराइजेशन अधिक होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि जो जल वाष्प है ये स्टोमेटा के द्वारा अधिक उत्सर्जित होगी, और जितनी अधिक उत्सर्जित होगी तो क्या है कि वो ऑटोमेटिकली एक फोर्स जनरेट होगा, जिससे उसी फोर्स के साथ जितने भी न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉल्युबल जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। टेम्परेचर हो गया, सॉइल का पीएच हो गया, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हो गए हैं कि जिनके द्वारा इसकी मैकेनिज्म को या पौधों के पोषक तत्वों का अवशोषण को प्रभावित होता है। ये जनरल स्ट्रक्चर पोषक तत्वों के अवशोषण की हो गई, ठीक है। और हमने क्या क्या इस समय पढ़ लिया है कि पोषक तत्व क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ा है, और उसके बाद ये मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे इसको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि 4 स्टेप। पहला क्या है कि सॉल्युबलाइजेशन, जितने भी हमने पोषक तत्व डाले या कोई भी फर्टिलाइजर, उर्वरक या खाद डाली, उसका विलयन के फॉर्म में बनना, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि उसकी रूट की सरफेस तक वो पोषक तत्व पहुंचने की प्रक्रिया, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है कि रूट की सरफेस से अंदर कोशिका के अंदर आयनों का प्रवेश, और इसके बाद जब ये जाइलम तक पहुंच जाएगा सिम्प्लास्ट या एपोप्लास्ट के द्वारा, तो जाइलम सेल्स क्या है कि जहां भी इसकी आवश्यकता होगी वहां तक पहुंचा देंगी। ये स्टेप 4 है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ आयंस टू द प्लांट पार्ट्स। जहां भी इसकी आवश्यकता होगी, चाहे पौधे की पत्ती में आवश्यकता हो, चाहे फूल में, फल में या तने में, वहां तक ये पहुंच जाएगा।